टर्म एंट्रोपी को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में एस्टैब्लिश करूंगा, और उस बैकग्राउंड में एक बात आपसे मैं एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, अगर कोई आंसर कर सकता है। देखिए, इन जनरल हम ये कहते हैं कि इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इसका मतलब ये है कि वो हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि उसको एक्सटर्नली हीट रिक्वायर्ड नहीं है। या एक प्रोसेस जो एंडोथर्मिक है, हम कहते हैं एंडोथर्मिक का मतलब है कि जो हीट रिक्वायर करेगा, और जब तक आप हीट नहीं देंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। ये एक जनरल प्रोस्पेक्ट है, एक जनरल कंसीडरेशन है जो नॉर्मली हम समझते हैं। बट देयर आर मैनी रिएक्शन which are endothermic in nature. There are many processes which are endothermic in nature, but they still take place at room temperature. हमें उसे एक्सटर्नली हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। And there are many exothermic reactions which does not occur at room temperature. ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है वो नहीं होते, ऑल्दो दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, जिनमें हम ये समझते हैं कि हीट रिलीज होनी चाहिए, लेकिन हीट रिलीज होने के बावजूद, डेल्टा एच नेगेटिव होने के बावजूद, रिएक्शंस आर नॉट टेकिंग प्लेस एट लो टेम्परेचर। उसमें हमें उनको हीट करना पड़ता है। स्टिल दे आर एक्सोथर्मिक, बट they need certain amount of heat. तो सवाल मेरा आपसे ये है कि why some reactions which are endothermic in nature, they are still taking place at room temperature, and there are some reactions which are exothermic in nature, but still they are not occurring at room temperature. इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि द रिएक्शन which takes place with its own accord. It does not need external help. Spontaneous का मतलब ये होता है कि वो खुद से हो जाएगा, उसको एक्सटर्नल हेल्प रिक्वायर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है, और आइस का मेल्ट होना आप सबको पता है कि नेचुरल फिनोमेना है। जब भी आइस होगी मेल्ट हो जाएगी। Although melting of ice is an endothermic process, but melting of ice occurs spontaneously. हमें इसे एक्सटर्नली हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो सराउंडिंग से हीट लेकर और वो खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आपको उसे इनिशिएट नहीं करना पड़ता। बट पेट्रोल को आप हवा में छोड़ दें, एवोपरेट तो हो जाएगा, लेकिन बर्न नहीं होगा। और पेट्रोल बर्न उस वक्त होगा जब आप उसे इग्नाइट करेंगे। Once you ignite, then it burns, and the reaction is exothermic. Reaction is exothermic. इसके बावजूद के रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो खुद से नहीं होता। It needs external help. उसको आपको इनिशिएट करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वो रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं है, ऑल्दो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो मैं आपको अब ये बताना चाह रहा हूं कि जो एएस तक आपकी नॉलेज थी एंथैल्पी चेंज की टर्म में, आप ये कहते थे कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी खुद से हो जाएगा,
external energy is not required, external help is not required. और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल हेल्प इज रिक्वायर्ड। तो एक्सटर्नल हेल्प अगर रिक्वायर्ड है तो वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन, रिक्वायर्ड नहीं है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो जो आपकी नॉलेज है डेल्टा एच की बेस पर वो एएस तक है। अब A2 में आप कुछ और नए फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को कंट्रोल करते हैं। नाउ एंथैल्पी चेंज is not the only factor which can control spontaneity of the reaction. किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना या ना होना, खुद से होना या खुद से ना होना, सिर्फ डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो कुछ और चीजें हैं जो अब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, उन पर भी डिपेंड करता है। एंड वन ऑफ द थिंग on which spontaneity of the reaction also depends, this is entropy. So entropy is one of the factor which can control spontaneity of the reaction. Entropy जो है, it is one of the factor, one of the state function, one of the property on which spontaneity of the reaction depends. कि वो रिएक्शन खुद से होगा या नहीं होगा, उसमें एंथैल्पी चेंज के साथ साथ एंट्रोपी भी अपना रोल प्ले करती है। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंट्रोपी, तो पहले तो हम एंट्रोपी को जो है वो इस लेवल पर डिस्क्राइब करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एंट्रोपी के बारे में बताऊं। देखिए, एंट्रोपी किसी भी सिस्टम का जो है ये कहलाता है, इट इज, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ the amount of disorder, in a system. अभी मैं टर्म सिस्टम को भी क्लियर करूंगा। Now this is a definition which we could use to define entropy. Entropy is a measure of the amount of disorder in a system. आप देखिए, मैं नेचर की बात करता हूं। फर्ज कीजिए कि आपने एक सिलेंडर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर ये क्लोज पार्टिकल्स मौजूद हैं, दीज आर द गैस पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल्स हैं, एंड दे आर कंप्रेस्ड। बट इफ यू ओपन दिस कंटेनर, देन व्हाट विल हैपन? जब आप इस कंटेनर को ओपन करेंगे, तो जैसे ही आप कंटेनर को ओपन करेंगे क्या होगा? ये पार्टिकल जो यहां पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे, इस कंटेनर को ओपन करने के बाद ये डिफ्यूज हो जाएंगे एंड दे हैव मोर स्प्रेडिंग, ये स्प्रेड हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि यहां पर ये पार्टिकल्स जो थे वो ऑर्डर में थे, वो अरेंज थे, लेकिन कंटेनर को ओपन करने के बाद वो पार्टिकल जो हैं वो डिसऑर्डर हो गए। और इसी डिसऑर्डर की जो मेजरमेंट है इन अ सिस्टम, इसे हम एंट्रोपी कहते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जितना पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। और नेचर जो है, नेचर डिसऑर्डर पसंद करती है। जो मैंने अभी आपको कहा कि आइस का मेल्ट होना या वाटर का या किसी लिक्विड का रूम टेम्परेचर पर एवोपरेट होना, ये डिसऑर्डर की एग्जांपल है कि नेचर वांट डिसऑर्डर, नेचर इज कंफर्टेबल विद डिसऑर्डर। जितना पार्टिकल डिसऑर्डर होता जाएगा उतना ही वो कंफर्टेबल होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्पॉन्टेनिटी के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। लेकिन मेरी इस बात को आप कहीं कोट इस तरह नहीं कीजिएगा कि सर ने कहा था कि अगर एंट्रोपी ज्यादा होगी तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डिसऑर्डर ज्यादा होगा या एंट्रोपी ज्यादा होगी तो स्पॉन्टेनिटी के चांसेस ज्यादा हैं, स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर जो है वो डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम जो है वो कम है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कंडेंस्ड है, आपके ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें डिसऑर्डर कम है, उसमें ऑर्डर ज्यादा है, उसमें अरेंजमेंट ज्यादा है। लिहाजा फिर आप ये कह सकते हैं कि वहां पर स्पॉन्टेनिटी के चांसेस कम है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एंट्रोपी इज नॉट द ओनली फैक्टर which controls spontaneity of the reaction। डेल्टा एच भी अपना रोल प्ले करता है, एंट्रोपी भी अपना रोल प्ले करता है, और आगे फिर हम इसका एक कलेक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, वो बाद में मैं बात करूंगा। लेकिन आप फिलहाल एंट्रोपी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर कोई स्टूडेंट कोई सवाल करना चाह रहा है तो पहले सवाल करे, क्योंकि ये एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट समझाना जरा मुश्किल काम है और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये चीजें जो अब आ रही हैं डेफिनेटली A2 आपका जो है वो मुश्किल है एज कंपेयर टू AS, तो चीजें जो है वो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेंगी। लेकिन बहरहाल इसको इसी तरह से करना है। अच्छा, इसको देखें, एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, एक और तरीके से मैं बताऊं एंट्रोपी को। एंट्रोपी जो है वो बेसिकली, मैं आपको बताऊं कि ओके, मैं आपको ये बता रहा था कि एंट्रोपी की बात, अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम, इसमें मतलब मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन वो मैंने कोट किया था, लेकिन वो शायद आगे पीछे हो गई बात। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर, इसका फायदा क्या है? आप में से सबको ये बात पता है कि जो डेल्टा एच है, वो हमने बात की थी कि डेल्टा एच जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस या अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। अगर फर्ज कीजिए, अब जरा गौर से सुनिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर फर्ज कीजिए कि एक सिस्टम है, एक रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है, तो वो जो हीट रिलीज होगी वो सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जाएगी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को सिस्टम और सराउंडिंग का आइडिया है। वो तमाम लोग जो ये बात नहीं जानते, सिस्टम जो होता है, इट इज एनीथिंग विच इज अंडर कंसीडरेशन, anything which is under consideration, which is under observation. Anything which is under observation, anything is which is under consideration is called system. अच्छा, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं ये बेसिकली फिजिक्स है। फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी की सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साइंटिस्ट सन पर काम कर रहा है तो उसका जो सिस्टम होगा वो सन होगा। अगर एक साइंटिस्ट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहा है तो उसका सिस्टम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अगर एक साइंटिस्ट जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कर रहा है और वो उस रिएक्शन की रिसर्च कर रहा है, उस रिएक्शन के हवाले से कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो रिएक्शन उसका सिस्टम हो गया। तो सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम का साइज मैटर नहीं करता, सिस्टम बहुत छोटा और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। दूसरी टर्म जो इस्तेमाल होती है यहां पर वो होती है सराउंडिंग की। सराउंडिंग जो है वो हम कहते हैं एनीथिंग अदर देन सिस्टम। एनीथिंग अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग। एनीथिंग अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं टाइट्रेशन का, और टाइट्रेशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो जो मिक्सचर है उसका कलर कब चेंज होगा, तो वो जो मिक्सचर जिसका कलर चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपका सिस्टम है। और उस सिस्टम के अलावा जो वहां की एयर, जो वहां पर मौजूद मजीद केमिकल्स, वहां पे मौजूद लोग, वहां पर मौजूद इक्विपमेंट, ये सारा का सारा सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलाकर जो है ये यूनिवर्स कहलाता है। यूनिवर्स इज द सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम के अलावा जो चीज है वो सराउंडिंग। अब दोबारा से मैं अपनी बात पर आता हूं, पुरानी बात पर। मैंने ये कहा कि अगर फर्ज करें कि एक रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर है, और वो एक्सोथर्मिक नेचर का जो रिएक्शन है वो अपनी हीट रिलीज करता है, तो यकीनन वो हीट क्या होगी? वो हीट जो उसने रिलीज की है वो हीट जो है सिस्टम से निकलेगी और सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो सराउंडिंग में एक जगह पे रुक जाए। अगर आप पानी गर्म करना शुरू करते हैं या अगर कोई रिएक्शन होना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता सराउंडिंग हीटअप होना शुरू होती है, सराउंडिंग हॉट होना शुरू होती है। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो जो सराउंडिंग की हॉट कंडीशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, बिकॉज हीट जो है वो स्प्रेड होती जाती है। तो बेसिकली जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ हीट। अब ये बात मैं बिल्कुल डिफरेंट बता रहा हूं आपको। देखिए, जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा, जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा वहां पर हीट के स्प्रेड होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एनर्जी जो है, हीट जो है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ज्यादा एरिया के अंदर। और अगर आपका सिस्टम जो है वो उसमें पार्टिकल क्लोज है, ज्यादा ऑर्डर में है,
तो वहां पर जो एनर्जी स्प्रेड है वो छोटे एरिया के अंदर होगा। वहां पर एनर्जी स्प्रेड छोटे एरिया के अंदर इसलिए होगा कि वहां पार्टिकल टू पार्टिकल ऑर्डर जो है वो में है, और पार्टिकल ऑर्डर में होने का मतलब है कि उनके दरमियान गैप्स बहुत कम है। तो वो जो एनर्जी को स्प्रेड होना है, उसको स्प्रेड होने के लिए जो है उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। तो एंट्रोपी जो है वो हमें इस बात के बारे में बताती है कि जो एनर्जी रिलीज या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसके स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ हीट जो है इट इज ऑल्सो नोन टू बी एंट्रोपी। एंट्रोपी को अगर एग्जामिनर आपको डिफाइन करने को कहेगा, अगर एग्जामिनर आपको डिफाइन करने को कहेगा तो एंट्रोपी की डेफिनेशन यही रहेगी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई थी, अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। और इस डिसऑर्डर का फायदा क्या है या नुकसान क्या है वो मैं आपको बता चुका कि जितने पार्टिकल ज्यादा डिसऑर्डर होंगे उनमें हीट स्प्रेड होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। लिहाजा जिन कंपाउंड की या जिन पार्टिकल्स की, जिन सब्सटेंसेस के दरमियान पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है, जैसे गैसेस में, तो गैसेस में पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से गैसेस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। गैसेस के अंदर यानी एयर के अंदर फॉर एग्जांपल एनर्जी स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एंट्रोपी हमें बेसिकली ये भी बताता है कि एनर्जी स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि ये आपको बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ हीट और एनर्जी। ये एनर्जी या हीट के स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अब फर्ज कीजिए कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। मैं मार्क कर रहा हूं, एक रेड है, एक ब्लैक पार्टिकल है, एक जो है वो ग्रीन पार्टिकल है, दो येलो पार्टिकल्स हैं, और फिर जो है वो रेड पार्टिकल्स 3 हो गए। चले ब्लैक को भी 2 कर देते हैं। ये मैंने एक कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स, मुख्तलिफ कलर के पार्टिकल्स लगाए हैं। अब आप बताइए मुझे कि इस कंटेनर के अंदर क्या ये एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसमें पार्टिकल अरेंज हो सकते हैं? यानी कि जो 2 येलो पार्टिकल मैंने जिस पोजीशन पे रखे हैं, क्या उनकी पोजीशन अलग नहीं हो सकती? हो सकती है। मतलब ये हो सकता है कि जिस जगह पे येलो है वो ब्लैक की जगह चला जाए, ब्लैक वाला येलो की जगह चला जाए। तो आप सोचिए कि इन पार्टिकल के स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, और जितनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है स्प्रेड होने की उतनी ही एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो कितने तरीकों से स्प्रेड हो सकता है, उसके स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कहां कहां किस तरह से अरेंज हो सकता है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं उन। तो इस पॉसिबल अरेंजमेंट को, इस पॉसिबल स्प्रेडिंग को हम एंट्रोपी कहते हैं। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप वो पहले डिस्कस कर लीजिए, फिर मैं इससे आगे की बात करूं। मैंने कोशिश की है कि आपको एंट्रोपी का एक बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट बताऊं कि एंट्रोपी हमें ये बताती है कि जब कोई भी सिस्टम या सराउंडिंग में हीट आएगी या हीट जाएगी तो उस हीट के, उस एनर्जी के स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा या कितनी कम है, इस बात को मेजर करने के लिए हम एंट्रोपी इस्तेमाल करते हैं। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ
डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? अगर बेटा आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, प्लीज ओपन योर माइक, अनम्यूट करें और काइंडली जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो पूछ। सर ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट नहीं करनी, हमें जो प्रोबेबल वैल्यूज हैं ये वैल्यूज गिवन होती हैं, ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी होती। आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजों के बारे में, लेकिन ये हमें कैलकुलेट नहीं। तो एंट्रोपी जो मैं आपको बता रहा था कि एंट्रोपी जो है ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है ऑफ कोर्स, और ये प्रोबेबिलिटी पे की बेस पे कैलकुलेट की जाती है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बेस पर, और ये स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले से कैलकुलेट होती है। लेकिन हमारा मसला उसको कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा मसला जो है वो ये देखना है कि जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो वैल्यूज की क्या है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं नेक्स्ट कि एंट्रोपी जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय अ सिंबल कैपिटल एस, और एंट्रोपी जो है उसका जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो है जूल्स पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल जो है ये एंट्रोपी का यूनिट है जो हम एसआई यूनिट इसका यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम एंट्रोपी पर एन एस नॉट कर दें तो एस नॉट जो है फिर ये बजाय एंट्रोपी के ये कहलाएगा स्टैंडर्ड एंट्रोपी, और स्टैंडर्ड एंट्रोपी का मतलब ये है कि फिर आप कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट हो। तो आपको जो डेटा गिवन होता है नॉर्मली वो स्टैंडर्ड एंट्रोपीज का ही गिवन होता है, और ये डेटा आपको ऑलरेडी गिवन होगा जब भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अब नेक्स्ट बात को कंसीडर करेंगे कि एंट्रोपी कब बढ़ेगी कब कम होगी। कभी कभार पेपर में सवाल ये होता है कि आपको एग्जामिनर डायरेक्टली प्रेडिक्ट करने के लिए कहता है अबाउट चेंज इन एंट्रोपी, और आपको अब नेक्स्ट में ये एक्सप्लेन करूंगा कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और जो रह गई कहने को कि एंट्रोपी की सारी वैल्यूज जो हैं, एंट्रोपी की सारी वैल्यूज वो हमेशा पॉजिटिव होती। आप कहेंगे कि नेगेटिव एंट्रोपी क्यों नहीं होती? तो एंट्रोपी नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती कि नेगेटिव होने का मतलब यह है कि हीट स्प्रेड होने का चांस ही नेगेटिव चांस है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हीट स्प्रेड तो बहरहाल होनी है, थोड़ी बहुत एंट्रोपी तो होनी होती है, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट कितना ही जो है वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में है तो कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड, ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कार्बन की स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वैल्यू 2.4 है, दैट इज 2.4 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो डेफिनेटली ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, लेकिन चूंकि ये सॉलिड है, और सॉलिड का मतलब ये है कि इसके अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम होगा,
तो चूंकि पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, लिहाजा इसमें जो एनर्जी स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, इसलिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ कार्बन इज 2.4। वाइल अगर मुझे वैल्यू मिले इसके मुकाबले में आइस की, यस आई हैव अ वैल्यू ऑफ आइस, आइस की एंट्रोपी वैल्यू 48 है, हालांकि ये दोनों सॉलिड्स, लेकिन आपको पता है कि जो कार्बन और आइस में फर्क है कि कार्बन डायमंड में पार्टिकल्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, हैविंग जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर, जबकि आइस में पार्टिकल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क होने की वजह से आइस के अंदर अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होती है, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है, लिहाजा आइस के अंदर एनर्जी स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आइस इज मोर डिसऑर्डर देन कार्बन। और स्टीम जो है यानी कि वाटर के वेपर्स, स्टीम की जो एंट्रोपी की वैल्यू है स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वो 189 है। तो आपको एक बात बड़ी क्लियर नजर आ रही होगी, और बल्कि वाटर जो है लिक्विड की वैल्यू भी लिख देता हूं ताकि आप इजीली कंपेयर भी कर सकें कि स्टेट के चेंज होने से एंट्रोपी चेंज होती है, और ये है 69.9। अब ये तीनों वाटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, और ये तीनों डिफरेंट स्टेट्स की आप देख रहे हैं कि एंट्रोपी वैल्यू अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं तो एंट्रोपी चेंज जो है, या बल्कि पहले मैं एंट्रोपी वैल्यू की बात करूं, एंट्रोपी चेंज को भी मैं बाद में कंसीडर करता हूं। अब आप देखें एंट्रोपी वैल्यू वाटर जब स्टीम की फॉर्म में है तो उसकी ज्यादा है। इसी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करें एंट्रोपी वैल्यूज, अगर मुझे कुछ और मिल जाती हैं तो वो मैं आपको कोट करता हूं। यस, देयर इज अनदर वैल्यू ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की एंट्रोपी वैल्यू 41.4 है, ऑल्दो इट इज अ सॉलिड, लेकिन आप देख रहे हैं कि कार्बन के मुकाबले में कैल्शियम की जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है। कार्बन भी सॉलिड है, कैल्शियम भी सॉलिड है। कार्बन का स्ट्रक्चर भी जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कैल्शियम का स्ट्रक्चर भी जॉइंट मेटालिक स्ट्रक्चर है, दोनों जॉइंट स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी कैल्शियम की जो वैल्यू है एंट्रोपी की वो ज्यादा है। तो ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड नहीं करती एंट्रोपी, बल्कि एंट्रोपी साइज ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करती, क्योंकि पार्टिकल जितना साइज में बड़ा होता जाएगा, सॉलिड पार्टिकल जितना ह्यूज स्ट्रक्चर होता जाएगा, उतनी ही एंट्रोपी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आमतौर पर मैं अब आपको बहुत जनरलाइज बात बता रहा हूं, आमतौर पर गैसेस की एंट्रोपी ज्यादा, लिक्विड की एंट्रोपी उससे कम, और सॉलिड्स की एंट्रोपी सबसे कम होती। लेकिन सॉलिड में हर सॉलिड की एंट्रोपी एक जैसी नहीं होती। सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर पर। जैसे जैसे उसका स्ट्रक्चर तब्दील होता जाता है, जैसे जैसे पार्टिकल साइज बड़ा होता जाता है, तो आप देखेंगे सॉरी जी, ये डिस्कनेक्शन हो गया था, मैंने इंटरनेट चेंज किया है। तो बात मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे जैसे जो है वो, जैसे जैसे वैल्यूज जो हैं
स्टेट की बेस पर भी चेंज होती हैं और स्ट्रक्चर की बेस पे भी चेंज होती हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की बेस पर भी चेंज होती हैं, बट इन जनरल एंट्रोपी जो है इन केस ऑफ गैसेस एंट्रोपी ज्यादा पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये जो है वो आपको बताना मकसद था। इसमें अगर आपको कोई सवाल करना है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है। राइट जी, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आप चेंज इन एंट्रोपी प्रेडिक्ट करें, अभी बाद में हम कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन अभी हम चेंज इन एंट्रोपी प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, कि हाउ टू प्रेडिक्ट चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज जो है, एंट्रोपी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा एस नॉट, और डेल्टा एस नॉट जो है, एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आप प्रेडिक्ट करें कि मेल्टिंग ऑफ आइस में जो है वो एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी मेल्टिंग ऑफ आइस से या एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब ये है कि आइस टर्न्स टू लिक्विड, और हमें पता है कि सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो यकीनन जब आइस मेल्ट होगा और वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो जब वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो अल्टीमेटली इस स्टेज पर एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेल्टा एस नॉट, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। मैं आपको अब मूव करवा रहा हूं डेफिनेशन के बाद। पास पेपर में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको जब चेंज इन एंट्रोपी प्रेडिक्ट करने के लिए कहा जाता है, जिसमें वो कोई रिएक्शन का नाम कह देंगे या ये कह देंगे कि ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी प्रिडिक्ट करने के लिए अगर आपको नजर आ रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो फिर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अगर स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से जो है वो वेपर्स बन रहे हैं, जैसे आपसे कहा जाता है कि एवोपरेशन ऑफ अल्कोहल इथेनॉल, एवोपरेशन ऑफ इथेनॉल। अब आप बताएंगे कि एवोपरेशन ऑफ इथेनॉल जो है उसका एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए। अब जब एवोपरेशन हो रहा है तो एवोपरेशन का मतलब ये है कि जो आप लिक्विड इथेनॉल है, लिक्विड इथेनॉल एवोपरेट होके कन्वर्ट हो गया वेपर्स में। तो एवोपरेशन ऑफ इथेनॉल में भी यही है कि स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, और जब वो लिक्विड टू वेपर्स में चेंज हो रहा है तो डेल्टा एस नॉट एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम विल बी पॉजिटिव। होपफुली ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होंगी कि एंट्रोपी चेंज जब आपको प्रिडिक्ट करने के लिए एग्जामिनर देगा तो वो कौन सी बेसिस होंगी जिस बेसिस पर आप एंट्रोपी चेंज जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट सर मेरा एक सवाल था। जी सर सवाल ये था कि जो एंट्रोपी है ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, इसका मतलब कि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा एंट्रोपी। बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी भी एक फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी स्प्रेड होने से काइनेटिक एनर्जी का क्या ताल्लुक। एक पार्टिकल फर्ज कीजिए कि वाटर आइस की फॉर्म में है और
जो है वो एक और सब्सटेंस है जो कि सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। आइस तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं है, लेकिन आइस की एंट्रोपी कम होगी और उस सॉलिड की एंट्रोपी जो है वो डिफरेंट होगी। मेरा ख्याल है मैं अपना पॉइंट कन्वे कर गया या आपकी बात समझ में नहीं आई? जी सर, मुझे समझ आ गई। समझ में आ गई बात? तो एंट्रोपी, यस, काइनेटिक एनर्जी इज वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी पे वो डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब मैं एक और फिनोमेना लिख रहा हूं और ये है कि आपसे कहा जाता है कि आप बताएं कि थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल, ये पास पेपर में सवालात मौजूद हैं, ठीक है। मैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिसमें आपको चेंज इन एंट्रोपी प्रेडिक्ट करना होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब होगा तो वहां पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड and when it is thermally decomposed it will produce calcium oxide and carbon dioxide gas। अब हमें ये देखना है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगी तो पहले रिएक्टेंट साइड पे गैस नहीं थी, लेकिन अब प्रोडक्ट साइड पर गैस आ गई। इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में डिसऑर्डर ज्यादा होगा बिकॉज प्रोडक्ट कंटेन गैस। तो यहां पर भी एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो गैसेस के प्रोड्यूस होने का मतलब यह है कि वहां पर एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और वाइस वर्सा कि अगर किसी रिएक्शन में गैसेस के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं और वो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहां पर एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल जो है वो हैबर प्रोसेस की है। तो हैबर प्रोसेस में आपको पता है कि आइडिया क्या है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये आपस में मिल रहे हैं और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया। और अब इस रिएक्शन में हैबर प्रोसेस में जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर गैसेस हैं। उस केस में आप कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। When you have gases at both sides of the equation, then you will consider number of moles of gases। अगर हम ऑब्जर्व करें हैबर प्रोसेस में तो यहां पर रिएक्टेंट साइड पर 4 मोल्स हैं, 4 मोल ऑफ गैसेस, और यहां पर 2 मोल ऑफ गैसेस हैं। तो अब यहां क्या हो रहा है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस रिड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव। ये बात एक जहन में रखिएगा कि ये मैं आपको प्रेडिक्ट करवा रहा हूं। सम टाइम जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ी सी प्रेडिक्शन से हटके भी बात हो जाती है, क्योंकि जब वैल्यूज बहुत क्लोज होती हैं तो बाद औक़ात ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
बट अभी मैं आपको वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करवा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है या एंट्रोपी चेंज नेगेटिव। सर ये मोल्स वाला एक बार फिर समझा दीजिएगा। मोल्स में बेटा ये देखना है कि जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होने का मतलब ये है कि एंट्रोपी होती है जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली एंट्रोपी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड पे आप जाएं और गैसेस के मोल्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, तो उस केस में एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन में आप देखिए कि 2SO3 गैसियस और ये प्रोड्यूस कर रहा है 2SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस। अब यहां पर आप कंसीडर करेंगे अगर कि ऑल आर गैसेस, लेकिन यहां पर 2 मोल ऑफ SO3 गैस है और यहां पर टोटल 3 मोल SO3 गैसेस के बन गए, तो 2 मोल से 3 मोल में कन्वर्ट हुआ, यानी कि नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हुए। और नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होने का मतलब ये है कि एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव एंट्रोपी का मतलब एंट्रोपी इंक्रीज, नेगेटिव डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी डिक्रीज। तो यहां पर जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? गैसेस के एमआर पे डिपेंड नहीं करेगी एंट्रोपी? नहीं, हम नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करेंगे। ये मैंने आपको कहा बेटा, ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। जब तक हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता होगी हम एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जस्ट प्रेडिक्ट करना होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं प्रेडिक्ट करने की, अगली क्लास में हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे। समझ में आई मेरी ये बात? आपको अभी सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आप प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। अच्छा, एक मैं एग्जाम्पल इसी में और ऐड कर रहा हूं, और वो ये है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट में आप HCl ऐड करते हैं एक्वस, और ये प्रोडक्ट बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस H2O। आप बताइए यहां पर एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? प्रेडिक्ट करें बेटा। पॉजिटिव। पॉजिटिव, गुड, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और एंट्रोपी इंक्रीज इसलिए होगी कि प्रोडक्ट साइड पर एक गैस का मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड है और इसको आपने एक्वा यानी वाटर में डिसॉल्व किया और ये कन्वर्ट हो गया इनटू Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। इसकी वजह यह है कि सॉलिड कन्वर्ट हुआ एक्वस में, यानी कि पार्टिकल स्प्रेड हुए। पहले पार्टिकल में सोडियम और क्लोराइड बाइंड थे एक दूसरे के साथ, लेकिन जब उसको हमने डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व होने के बाद सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया, स्प्रेड हो गए पार्टिकल। और जितने पार्टिकल स्प्रेड होंगे उतनी ही एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहां पर जो है वो एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव। अब होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। आपका होमवर्क ये है कि आप जो है वो बुक को जो है रेफर करेंगे और बुक को आप जो है वो अगेन बुक से पढ़ेंगे टॉपिक। जहां तक मैंने करवाया है इससे आगे नहीं पढ़ना है।
जहां तक मैंने करवाया है ये पार्ट बुक में मौजूद है, वो आप बुक से पढ़ेंगे और फिर जो कंफ्यूजन होगा वो अगली क्लास में मुझसे डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कैलकुलेशन और कुछ आगे बातें करेंगे। कोई अगर क्वेश्चन है अभी कर लीजिए, वरना मुझे जो है वो व्हाट्सएप मैसेज पे भेज दीजिएगा। ठीक है जी।